आज प्रारंभ करते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जो पश्चिमी भारत का एक सशक्त शासक था और पश्चिमी भारत की तरफ से अनेक विदेशी आक्रमण होते रहे हैं, तो इसके ऊपर पूरा भार था विदेशियों से देश की रक्षा करने का। यह पृथ्वीराज चौहान तत्कालीन शासकों में काफ़ी बड़े विस्तृत भूभाग पर शासक के रूप में था और इसकी सेनाएं भी अच्छी थी। इसके दरबार में भी दरबारी विद्वान भी बहुत अच्छे थे। इसका पूरा नाम पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। उपनाम राय पिथौरा था। राय पिथौरा नाम का एक किला भी दिल्ली के पास है। इसका जन्म 1149 ईस्वी में माना जाता है और इनकी माता का नाम था कमला देवी और इनके पिता सोमेश्वर थे, जो चौहान राजा थे, और इनकी पत्नी का नाम संयोगिता, और इनका मूल स्थान शाकंभरी था, जिसे सपाद लक्ष्य भी कहा जाता है। सपाद लक्ष्य के यह चौहान थे। इनका राज्याभिषेक 1169 ईस्वी में हुआ और अभिषेक के समय इनकी आयु लगभग 20 वर्ष की थी। इनकी राज्य सीमा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा और पंजाब तक पूरा फैला हुआ था। इनकी राजधानी अजय मेरू थी और जिसे हम अजमेर कहते हैं। इनकी मृत्यु 1192 ईस्वी में हुई थी। पृथ्वीराज चौहान के जो प्रमुख आश्रित कवि थे, उनमें प्रमुख नाम है पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक, बागीश्वर जनार्दन, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, आशाधर, पृथ्वी भट्ट जिसे चंद्रवरदाई कहा जाता है, पद्मनाभ नामक एक मंत्री भी था जो स्वयं विद्वान था और विद्वानों की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया गया था। शायद इस तरह का काम कभी कभी ही हुआ हो कि कोई राजा केवल अपने आश्रित कवियों और विद्वानों के लिए एक मंत्री की नियुक्ति कर दे। इनकी प्रारंभिक उपलब्धि की बात करें तो 1178 में ईस्वी में इसके चचेरे भाई नागार्जुन ने विद्रोह किया। यह नागार्जुन विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इसे सफलतापूर्वक दमन कर दिया, विद्रोह को समाप्त कर दिया। इसके बाद अगला काम था प्रमुख काम 1182 ईस्वी में जयजक भुक्ति, जिसे आज बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, जयजक भुक्ति के चंदेल शासक परमर्दिदेव के राज्य पर आक्रमण करना। परमर्दिदेव के समय ही आल्हा उदल नाम के व्यक्ति थे जो उसके सेना नायक थे। आल्हा उदल की सहायता से पृथ्वीराज का सामना किया, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज ने उन्हें परास्त कर दिया। किसे? परमर्दिदेव को। और कालिंजर पर, जो उनका कालिंजर किला था, उस पर पृथ्वीराज तृतीय ने अधिकार कर लिया। 1183 ईस्वी में परमर्दिदेव ने पुनः अपने महोबा के एरिया को कब्जा कर लेता है, पृथ्वीराज से पुनः छीन लेता है। 1187 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीमदेव द्वितीय के राज्य पर आक्रमण कर दिया। बाद में यद्यपि चालुक्यों और चौहानों में मैत्री संबंध हो गए, तो ज़्यादा कुछ और आगे नहीं हुई। गढ़वाल कन्नौज नरेश जयचंद से भी पृथ्वीराज का संघर्ष हुआ, जिसका मूल कारण था दोनों साम्राज्यवादी थे। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे,
दोनों की सीमाएं टकराती थी, इसलिए आपस में इनका संघर्ष हुआ। बुंदेलखंड के चंदेल और भंडा नायकों के विरुद्ध भी इसने आक्रामक नीति अपनाई, जिससे जयचंद के मन में ईर्ष्या और कटुता उत्पन्न हो गई। जयचंद की पुत्री संयोगिता का भी इसने बलपूर्वक अपहरण करके विवाह कर लिया था, ऐसी कहानियाँ मिलती हैं। अब मोहम्मद गोरी के प्रारंभिक स्थिति बताएं तो सबसे पहले 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी गजनी का सूबेदार बनता है। गजनी एक पहाड़ी है छोटी सी, उस पहाड़ी का नाम है और इसी से बाद में चलकर गजनवी कहलाए, गजनी के रहने वाले लोग। तो मोहम्मद गोरी उस छोटी सी एरिया गजनी का सूबेदार बनता है और 1175 ईस्वी में उसने मुल्तान और उच्छ पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण कर देता है और रास्ते में किराडू और नाडोल को जीतते हुए जाता है। किराडू और नाडोल। जब गुजरात पर आक्रमण करता है तो उस समय गुजरात में भीमदेव शासन कर रहा होता है। वह सजग व्यक्ति था, उसने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। मोहम्मद गोरी को वहाँ से लौटना पड़ा। वापस लौट कर आता है तो मोहम्मद गोरी अपनी गलती स्वीकार करता है और दक्षिण भारत की अपने से दक्षिण की तरफ यात्रा न करके उसने पूरब की तरफ भी विजय करने की सोची और सियालकोट का दुर्ग जीत लिया और वहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया। सियालकोट जीतने के बाद वो लाहौर पहुँचता है और वहाँ पर गजनवी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक जो शासन कर रहे थे उनको मारकर भगा दिया और लाहौर पर भी अपना अधिकार कर लिया। अब स्वाभाविक तौर पर गोरी की सीमाएं और पृथ्वीराज की सीमाएं आपस में मिलने लगी। 1186 से 1191 तक 5 साल के अंदर में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने कई बार हराया। पृथ्वीराज प्रबंध और हमीर काब तो कहता है कि मोहम्मद गोरी पर 7 बार पृथ्वीराज ने विजय प्राप्त की थी, 7 टाइम। लेकिन दूसरी किताब में और अधिक बात करता है। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश पृथ्वीराज रासों में कहता है कि पृथ्वीराज तृतीय ने 24 बार विजय प्राप्त की थी, 24 बार। जब इसकी सेनाओं को देखते हैं, इसकी स्थिति को देखते तो ऐसा लगता है कि ये स्वाभाविक था कि ये जीत लेता, ऐसा कुछ भी असंभव नहीं था। अब 24 विजय जीतने के बाद तराइन के युद्ध की बारी आती है। यह पहला युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया, जब शीत ऋतु में गोरी लाहौर से चलकर भटिंडा पहुंचता है और उस भटिंडा पर अधिकार कर लेता है और वहां से करनाल ज़िले के तराइन के मैदान में आ जाता है। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के तोमर वंश के एक शासक जो सामंत के रूप में शासन कर रहा था, गोविंद राज को साथ में लेता है और विशाल सेना के साथ तराइन के मैदान में पहुंच जाता है और युद्ध आरंभ हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी में लड़ाइयाँ जब चलती हैं तो चौहान ने अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक, युद्ध नीति के मुताबिक अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया और गोरी के ऊपर 2 तरफ से आक्रमण कर दिया। मुस्लिम सेना में भगदड़ मच गई और गोरी ने गोविंद राज पर भाले से प्रहार किया, जिससे उसके 2 दांत टूट गए।
प्रत्युत्तर में गोविंदराज ने मोहम्मद गोरी पर प्रहार किया। मोहम्मद गोरी घायल हो गया और बेहोश होकर घोड़े पर गिरने वाला था। उसी समय खिलजी सरदार ने सहायता देकर गोरी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। यहाँ देखने की बात है कि जीतने के बाद, इतनी बड़े युद्ध होने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को भाग जाने दिया, उसको पीछा नहीं किया, उसको पकड़ने का प्रयास नहीं किया। नतीजा तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। यह युद्ध अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में 1,20,000 चुने हुए सैनिकों के साथ मोहम्मद गोरी पुनः तराइन के मैदान में पहुंचता है और अपने दूत कीवाम उल मुल्क को पृथ्वीराज के पास यह संदेश के साथ भेजता है कि इस्लाम ग्रहण कर ले पृथ्वीराज, या फिर अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। दूत की बात सुनते ही पृथ्वीराज अपनी 3 लाख सवार और 3,000 हाथी तथा बड़ी संख्या में पैदल सेना लेकर चल देता है। 3 लाख सवार में उस समय घुड़सवार और हाथी के सवार भी थे, तो इतनी बड़ी सेना लेके चलता है और जा कर के गोरी को संदेश भेजता है कि तू वापस चला जा, अगर वापस चला जाएगा तो हम तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाएंगे। इसके जवाब में पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी ने लिखता है कि मैं अपने भाई का सेनापति हूँ, उसी के आदेश से आया हूँ और आपके द्वारा जो भी मुझे कहा गया है उसे मैं अपने भाई के पास भेजता हूँ। जब तक उसका कोई संदेश, कोई आदेश नहीं आता, तब तक मैं आपसे संधि करने को तत्पर हूँ। इतनी बात सुनने के बाद राजपूत सरदार निश्चिंत हो गए। वे उसके ऊपर यकीन मान लिए और उस यकीन मानने में जब ये निश्चिंत हो गए अपने खेमे में, तो मोहम्मद गोरी ने रात्रि के समय चौहान सेना को घेर दिया और प्रातःकाल अचानक आक्रमण कर दिया। उस समय जबकि दैनिक कार्यों से सेना निवृत्त हो रही थी, उसी समय आक्रमण कर दिया। चौहान सेना फिर भी बड़े जोश के साथ लड़ती है और दिन के 3 बजे तक खूब लड़ाई लड़ती है। 3 बजे का मतलब लगभग 3 बजे तक। लेकिन जब 3 बजे तक लगभग चौहान सेना थक चुकी होती है, तो मोहम्मद गोरी अपना आरक्षित टुकड़ी भेज देता है। यह आरक्षित टुकड़ी अभी युद्ध नहीं करके आराम करके आई होती है और यहाँ थके लोग होते हैं, स्वाभाविक रूप से थके लोगों के ऊपर आक्रमण कर देगा। कोई फ्रेश एकदम तरोताज़ा सेना तो हारना ही था। पृथ्वीराज की पराजय हो जाती है। पृथ्वीराज भागता है और उसे सरस्वती नामक स्थान पर पकड़ लिया जाता है, उसे बंदी बना लिया जाता है। यह सरस्वती नामक स्थान हरियाणा राज्य में सिरसा जिले में स्थित है। यहीं पर पृथ्वीराज को बंदी बना लिया जाता है और उसका वध कर दिया जाता है। स्वभावतः स्वाभाविक रूप से अजमेर पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। पृथ्वीराज रासो कहता है उसके अनुसार कि पृथ्वीराज तृतीय से बदला लेने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था। यानी गोरी का आक्रमण जयचंद के बुलाने पर हुआ था। कर्नल टाड इसे स्वीकार भी कर लेते हैं। कर्नल टाड राजस्थान के इतिहास के लिए बहुत बड़े लेखक के रूप में माने जाते हैं। इसने बहुत कुछ लिखा है, ये स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में कर्नल टाड
चूक जाते हैं। कर्नल टॉड यह असत्य बात स्वीकार करते हैं कि जयचंद ने आमंत्रित किया, क्योंकि किसी भी मुस्लिम लेखक ने इसका संकेत मात्र भी नहीं दिया। यदि ऐसा होता तो स्वाभाविक रूप से वे बड़े खुशी खुशी कहते कि हम इनके बुलाने से आए थे, और उनमें आत्मबल भी होता। और इससे यही माना जा सकता है कि जब मुस्लिम लेखक इस तरह का संकेत नहीं करते तो जयचंद को बदनाम करने के लिए ही साहित्य में शायद ऐसा कहा जाने लगा। यह सत्य है कि गढ़वाल नरेश जयचंद ने पृथ्वीराज की कोई सहायता नहीं की, लेकिन यह भी ध्यान देने का है कि पृथ्वीराज तृतीय ने भी किसी को सहायता नहीं दी थी। ये कैसे अपेक्षा कर सकता है कि दूसरे भी उसे सहायता दें? जब भीमदेव द्वितीय के ऊपर गुजरात पर आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी ने, उस समय इसने भीमदेव द्वितीय को कोई सहायता नहीं दी थी। और जब नाडोल और चौहानों के युद्ध की बात आई, उस समय भी कोई सहायता नहीं दी। तो चौहानों ने सहायता नहीं दी, सहायता की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? और इसीलिए इन्हें हारना पड़ा। वास्तव में चौहान पृथ्वीराज में दूरदर्शिता का अभाव था। यदि ऐसा नहीं होता तो इतनी बार युद्ध जीतने के बाद भी निश्चिंत नहीं होते, उसे बंदी बना लिए होते। पृथ्वीराज चौहान तराइन के पहले युद्ध में ही उसे बंदी बनाने की सोचते, उसका पीछा करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरा, इन्होंने अपने पड़ोसियों से मैत्री संबंध नहीं बनाए, बल्कि उनके ऊपर आक्रमण करके शत्रुता पैदा कर दी, जिससे इनको ज़रूरत पड़ने पर किसी ने सहायता नहीं दी। चालुक्यों, चंदेलों, गढ़वालों का सहयोग इन्हें नहीं प्राप्त हो सका, और इनकी गलती थी तराइन के प्रथम युद्ध में कि सेना का पीछा नहीं किया था। गोरी की सेना आराम से चली गई, और इन्होंने सीमाओं की सुरक्षा के लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं किए थे। इसलिए गोरी को आसानी हुई सीमा में प्रवेश करना। गोरी को युद्ध की तैयारी के लिए इन्होंने जो अवसर दिए, उस अवसर का भी नुकसान हुआ। परिणाम सामने था कि इनको बंदी बनाना, इनकी हत्या करना। निश्चित तौर पर यह एक महान व्यक्ति था। इसके बारे में कहा जाता है कि 4 बाँस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। और कहते हैं कि इसने मार दिया, लेकिन ये कवि की कल्पना अभी अधिक लगती है, अभी इसके और भी पुष्ट होने बाकी हैं। तो जो भी है, यह एक अच्छा सम्राट था, सशक्त था, जिम्मेदारियां बहुत थी, लेकिन इसमें दूरदर्शिता की कमी से सब कुछ गड़बड़ हो गया और इसे भी अपनी जान गंवानी पड़ी। धन्यवाद।